नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिसी गपशप पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जियोपॉलिटिकल मूव की जो पूरी दुनिया के पावर बैलेंस को हिला सकती है। रिसेंटली पीएम मोदी और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने एक बॉम्बशेल ड्रॉप किया है कि इंडिया एक अल्टरनेटिव इंटरनेशनल फोरम बनाने की सोच रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक बोल्ड अनाउंसमेंट नहीं, इसका मतलब है यूएन के पुराने स्ट्रक्चर का चैलेंज, ग्लोबल साउथ का यूनाइटेड फ्रंट और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर। आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूएन का स्ट्रक्चर और सिस्टम क्यों आउटडेटेड माना जा रहा है और इंडिया ने इस पर अपनी नाराजगी क्यों दिखाई। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर हैं, यूएस, यूके, रसिया, चाइना एंड फ्रांस, और बाकी सब नॉन परमानेंट। लेकिन ये स्ट्रक्चर अब वर्ल्ड के रियलिटीज़ से मैच नहीं करते। बहुत सारे डेवलपिंग और ग्लोबल साउथ देश महसूस करते हैं कि उनका वॉइस बहुत कम है डिसीजन मेकिंग में। इंडिया और कई देश कहते हैं कि वीटो पावर, पावर इम्बैलेंस, डबल स्टैंडर्ड्स और पॉलिटिकल ब्लॉकिंग यहाँ बहुत होती है। इस बार यूएनजीए में जाकर जयशंकर ने भी कहा है कि मल्टीलेटरलिज्म को स्ट्रेस है और यूएन का कोर रिफॉर्म्स होना चाहिए। इंडिया ने फ्रीडम ऑफ चॉइस, डी रिस्किंग सप्लाई चेन और ट्रेड हिपोक्रेसी जैसे इश्यूज हाईलाइट किए। मतलब इंडिया का कहना है हम ऐसे सिस्टम में नहीं रहेंगे जिसमें हमारी आवाज़ दबती है, जिसमें डबल स्टैंडर्ड हैं। अब जानते हैं जयशंकर का ग्लोबल साउथ फोरम आइडिया। ये नया फोरम या ग्लोबल साउथ फोरम क्या हो सकता है, उसका स्ट्रक्चर और उसका मकसद क्या है। जयशंकर ने यूएन स्पीच में हिंट दिया कि ग्लोबल साउथ कंट्रीज एक नया प्लेटफॉर्म चाहते हैं जहां उन पर कंट्रोल न हो, जहां उनका नैरेटिव वो खुद बनाए। अगर ये सच में बन जाए तो इसमें डिसीजन मेकिंग ज़्यादा डेमोक्रेटिक होगी, वीटो पावर नहीं होगी या कम होगी, पॉलिसीज और रिप्रेजेंटेशन ग्लोबल साउथ की प्रायोरिटी से अलाइंड होगी। फोरम का फोकस हो सकता है डेवलपमेंट, ट्रेड जस्टिस, क्लाइमेट इक्वालिटी, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, सिक्योरिटी, डेट रिलीफ। इसमें मल्टीपल टीयर्स हो सकते हैं, वही जैसे यूएन है, लेकिन ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और ज़्यादा इगलिटेरियन रूल्स। इंडिया का लीड रोल होगा, होस्ट, एजेंडा सेटलर और कन्वेनर। अगर ग्लोबल साउथ देश सपोर्ट कर रहे हैं तो इस फोरम को इनिशियल लेजिटिमेसी मिल सकती है, लेकिन हमें देखना होगा कि कौन से देश क्या टर्म पर हैं और कितनी बाइंडिंग होगी। अभी तो ग्लोबल साउथ देश सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी बड़ा नंबर है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। सबका सपोर्ट एक जैसा नहीं होता। कुछ देश सिंबॉलिक सपोर्ट दे सकते हैं, फॉर्मल मेंबरशिप कमिट नहीं कर सकते। कुछ देश शायद पॉलिसीज के क्लॉज देखना चाहेंगे या अपने नेशनल इंटरेस्ट की चेकिंग कर रहे हों। यह भी हो सकता है कि कुछ देश इंट्रीम पार्टिसिपेशन करेंगे, डी फैक्टो अलाइनमेंट करेंगे, लेकिन पूरी स्विचिंग न करें यूएन से। फिर भी अगर 100 देश साथ हैं तो इंडिया को एक स्ट्रांग मोमेंटम मिलने का चांस है, क्योंकि बहुत देश डिससेटिस्फाइड हैं प्रेजेंट सिस्टम से। ये सब क्लेम के बीच एक बड़ा सवाल है। अमेरिका और कुछ वेस्टर्न पावर ने इंडिया को यूएनएससी में परमानेंट सीट क्यों देने नहीं दिया। पीछे के पॉलिटिक्स क्या थी? जियोपॉलिटिकल कंपटीशन। अगर इंडिया को स्ट्रॉन्ग परमानेंट सीट मिलता तो यूएस इन्फ्लुएंस यूएनएससी में कम हो जाता। रीजनल बैलेंसिंग। पाकिस्तान या चाइना जैसे राइवल्स उस मूव को ब्लॉक करना चाहते हैं। हिस्टोरिकल इनर्सिया। जो फाउंडेशनल पावर्स थे उन्होंने अपना कंट्रोल बनाए रखा। वीटो पावर का इशू। परमानेंट सीट्स का मतलब वीटो या स्ट्रॉन्ग पावर, जिसे एग्जिस्टिंग पावर सिर्फ नहीं लेना चाहे। इसलिए इंडिया ने कहा अगर यूएन स्ट्रक्चर आप ही बदलने नहीं देंगे तो हम अपना प्लेटफॉर्म बना लेंगे। अब सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा, कैसे ब्रिक्स और ये नया फोरम मिलकर यूएस की डोमिनेंस को चैलेंज कर सकते हैं। ब्रिक्स अभी भी एक पावरफुल इकोनॉमिक ब्लॉक है जिसमें चाइना, इंडिया, रसिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका हैं।
अगर इंडिया के फोरम में ब्रिक्स कंट्रीज का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो तो इकोनॉमिक वेट प्लस डिप्लोमेटिक वेट मिल जाएंगे। इंडिया प्लस ब्रिक्स देश अपनी करेंसीज, ट्रेड रूट्स, रिसोर्स नेटवर्क, सप्लाई चेन्स मिलकर एक अल्टरनेट सिस्टम बना सकते हैं। अगर नए फोरम का एजेंडा हो डेट रिलीफ, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, क्लाइमेट फाइनेंस, ट्रेड रूल्स रिफॉर्म्स, तो ग्लोबल साउथ देश उस प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। इससे यूएस की यूनिलैटरल सैंक्शंस, डॉलर हेजेमनी, वीटो पॉलिटिक्स की ग्रिप कम होगी। एक लंबी रेस है, लेकिन अगर मोमेंटम बना रहा तो शिफ्ट पॉसिबल है। और हमें चाइना और यूएस के रिएक्शंस को भी देखना होगा। चाइना शायद इस मूव को सपोर्ट करेगा क्योंकि उसका भी यूएस लेड ऑर्डर से नया चैलेंज चाहिए। अगर इंडिया लेड फोरम हो जिसमें चाइना भी हो तो उसका इन्फ्लुएंस भी बना रहेगा, लेकिन इसमें सपोर्ट चाइना के टर्म्स पर हो सकता है। वीटो, मेंबरशिप, एजेंडा क्लॉजेस को लेकर डिसएग्रीमेंट होगी। यूएस डेफिनेटली डर रहा होगा, अपना कंट्रोल लूज होना, डॉलर सुप्रीमेसी वीक हो सकती है, स्ट्रैटेजिक अलायंस शिफ्ट हो सकती है। इसलिए वाशिंगटन में लॉबी होगी, प्रेशर कैंपेन होंगे, देश को डिवाइड करने की कोशिश होगी। ये एक जियोपॉलिटिकल टग ऑफ वॉर बन सकता है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पर कि इस पूरे मूव का इफेक्ट इंडिया और इंडियन लोगों पर कैसा पड़ेगा। डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट। इंडिया का ग्लोबल स्टेचर ऊपर जाएगा, लीडर बन सकता है ग्लोबल साउथ का, लेकिन साथ ही इंडिया को डील करना पड़ेगा अच्छे डिप्लोमेसी से कि कुछ देश अलग हुए ही ना। यूएस यूरोप के साथ रिलेशंस थोड़ा स्ट्रेन हो सकता है, स्पेशली ट्रेड एंड एड। इंडिया को अपनी इंटरनल डिप्लोमेसी और सिक्योरिटी इशूज संभालने होंगे, बॉर्डर, डिफेंस, अलायंसेस। इकोनॉमिकल इम्पैक्ट। ट्रेड एग्रीमेंट नए एक्सिस पर हो सकते हैं, साउथ साउथ ट्रेड बढ़ेगी, इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक, रिसोर्स डिप्लोमेसी में फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर यूएस एंड वेस्ट रिस्पॉन्स में सैंक्शन या ट्रेड बैरियर लगाएं तो कुछ पेन भी हो सकता है। फंडिंग, एड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिएक्शंस अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। सोशल इम्पैक्ट। इंडियन पब्लिक में प्राइड, इंथुजिज्म बढ़ेगा, इंडियन लीड ग्लोबल साउथ नैरेटिव। लेकिन अगर इकोनॉमिक शॉक्स आएंगे, ट्रेड बैरियर, करेंसी इंस्टेबिलिटी, तो मिडिल क्लास या इंडस्ट्रीज अफेक्टेड हो सकते हैं। यू डिप्लोमेसी, एजुकेशन एक्सचेंजेस, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशंस, नए डोर्स खुलेंगे। इन सब को देखते हुए इंडिया को कॉन्शियस लेकिन बोल्ड रहना होगा। अब कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। ये अनाउंसमेंट अल्टरनेटिव टू यूएन विद ग्लोबल साउथ बैकिंग एक बोल्ड गैम्बिट है। पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में शेक अप की पोटेंशियल है, लेकिन इसके सक्सेस के लिए स्ट्रॉन्ग रोड मैप और स्ट्रक्चर चाहिए। बाइंडिंग पार्टिसिपेशन, रूल्स, फाइनेंसिंग मॉडल होना चाहिए। इंडिया को डिप्लोमेटिक बैलेंस करना होगा, बीच में कभी कन्फ्लिक्ट तो नहीं होना चाहिए। पब्लिक नैरेटिव, मीडिया एंड यूथ इंगेजमेंट मैटर करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये फोरम सच में सक्सीड हुआ तो हमारा ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। यूएन का एक न्यू चैप्टर लिखा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करें। आप क्या सोचते हैं, क्या इंडिया सच में यूएन को रिप्लेस कर पाएगा? कमेंट में बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी स्पेसिफिक एंगल पर डिटेल दूं तो वो भी कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।